कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और समतल दर्पण किसे कहते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अगर अंतर पूछता है कि अंतर बताएं, तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये अंतर है। अंतर अगर पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं, तो हम लोग लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, समतल दर्पण पहले किसे कहते हैं उसको देखेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, वैसा दर्पण जो एक समतल में होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो एक समतल में होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो एक समतल में होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब नोट करेंगे कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक होता है। दूसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे लौट जाती है। मतलब समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण, अगर ये समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण, इस पर अगर प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते वापस लौट आती है। तो वही है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, इमेज, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। तो इमेज किसे कहते हैं? देखिए, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तथा परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तथा परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहा जाता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको देखते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है तथा परिवर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है तथा परिवर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। रियल इमेज कैसा बनता है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा परीक्षाओं में कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, ऑप्शन दे देगा उल्टा, सीधा,
उल्टा सीधा दोनों कि केवल सीधा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इसको नोट करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। अब आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग देखें कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है तथा परिवर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अब देखेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, तो वस्तु के काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो इसको भी हम नोट करेंगे, बनता है। अब पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा और छोटा बनता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं बड़ा बनता है। तो अंतर स्पष्ट हो गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और बड़ा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब छोटा एवं उल्टा बनता है। अब आते हैं कि प्रतिबिंब में कोई वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। मतलब कोई भी वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। अर्थात वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पे इसको भी नोट हम लोग करेंगे कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, चाहे बनती है। अर्थात वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी। देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में क्या है, पॉइंट करके आप नोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में कि प्रतिबिंब दूरी, जो समतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के हमेशा बराबर होती है। और तीसरा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक बनता है। हमने बताया कि आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक कहा जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक बनता है। और चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछ देगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है, बड़ा, छोटा, उल्टा, बराबर, तो क्या होगा, बराबर होगा कि प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वैसे ही
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है, यह काल्पनिक बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा समतल दर्पण वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और ये हमेशा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के पीछे पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। तो हम लोग देखें कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हमने देखा, फिर आभासी प्रतिबिंब को देखा। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को भी हमने देखा। इसको हम आप नोट करेंगे, अति महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। देखिए गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और फिगर देखिए, यहाँ पे गोलीय दर्पण का फिगर देखिए। गोलीय दर्पण है, अंदर का भाग कलई ये किया हुआ है, तो कलई भाग ये परावर्तक सतह हो गया। बाहरी भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। और ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और इसका भी बाहरी भाग कलई किया होता है, अंदर का भाग परावर्तक सतह। यहाँ पे सी वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, जबकि वक्ता त्रिज्या है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। तो गोलीय दर्पण कैसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि ध्रुव और प्रधान अक्ष कहते हैं इसको, प्रधान अक्ष, इसको ध्रुव कहेंगे। ये पी है, ध्रुव को पी से, जबकि ये इस लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? देखिए प्रधान अक्ष दर्पण के ध्रुव से, देखिए गोलीय दर्पण हुआ, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। ये ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। अब दूसरा आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए गोलीय दर्पण लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया गया है? तो सी से सूचित किया गया है, सी से सूचित किया गया है, सूचित किया गया है। अब प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? आप नोट करेंगे कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और दूसरा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, जबकि सूचित किया जाता है। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब आते हैं ध्रुव, पोल किसे कहते हैं? ध्रुव इसे कहते हैं। तो ये दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे कि वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? तो स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? तो स्मॉल पी से सूचित किया जाता है। और वक्रता केंद्र को स्मॉल सी से, जबकि वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है।
और से सूचित किया जाता है। करते हैं कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।